हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ रेफरेंस फार्मूला की। रेफरेंस फार्मूला जो होते हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि आप लॉजिकली ट्रू एक्सप्रेशंस को पहचान सको। लॉजिकली ट्रू एक्सप्रेशंस का मतलब है कि किसी भी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना उसकी लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किए। तो जब दो एक्सप्रेशंस लॉजिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं तो एक के बजाय दूसरे का यूज़ किया जा सकता है और उसमें कोई भी लॉजिकल फैलेसी या फ्लॉ नहीं होता है। तो इसी के लिए कुछ हमारे पास फार्मूला हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे रेफरेंस फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहला रेफरेंस फार्मूला है हमारे पास पी डॉट निगेशन पी का होल निगेशन। मतलब कि P और नॉट P एक साथ सही नहीं हो सकते। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। मीन्स कि नो प्रपोजिशन कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स। तो P एंड नॉट P मतलब P अगर ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, ये आपको पता है। तो दोनों का कंजंक्शन है और वो दोनों का कंजंक्शन एक साथ सही नहीं होगा। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि P डॉट नॉट P ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है और उसका निगेशन किया जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। और ये हमारा पहला रेफरेंस फार्मूला है। रेफरेंस फार्मूला दूसरा क्या है, P वेज निगेशन P। और इसका मतलब है कि जब हम ट्रेडिशनल लॉजिक की बात करते हैं जो कि किसी प्रपोजिशन पे अप्लाई किया जाता है, जैसा कि पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा, तीनों को ही देखेंगे क्योंकि तीनों ही प्रपोजिशनल लॉजिक से आते हैं। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल और लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जो एरिस्टोटल के 3 लॉज ऑफ थॉट्स के ही लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। तो जो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल है वो ये कहता है कि एवरी प्रपोजिशन मस्ट बी ईदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि कोई भी प्रपोजिशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि दो ही ट्रूथ वैल्यूज़ माने गए हैं। बाइनरी सिस्टम है जो हमारा ट्रेडिशनल लॉजिक है, वो बाइनरी लॉजिक है, तो दो ही ट्रूथ वैल्यूज़ माने गए हैं, उनके अलावा कोई भी अन्य ट्रूथ वैल्यू नहीं माना जाता है। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो बन जाता है P वेज निगेशन P। मीन्स कि या तो P या तो निगेशन P, ठीक है। तीसरा रेफरेंस फार्मूला है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी का, जो ये कहता है, ये भी ट्रेडिशनल लॉजिक से ही डिराइव हो रहा है कि एवरी प्रपोजिशन इम्प्लाइज इटसेल्फ। हर एक प्रपोजिशन अपने आप को इम्प्लाई करता है और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है तो वो अपने आप को ही इम्प्लाई करता है, वो अपने ही आइडेंटिकल होता है, वो ट्रुथ को ही इम्प्लाई करता है। तो ये जो 1 से लेके 3 तक ये जो हमारे फार्मूलाज हैं, ये रेफरेंस फार्मूला 1 to 3, ये 1 to 3 जो हैं वो कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन इनटू द अदर। हम किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रूल्स गिवन इन दी रेफरेंस फार्मूला। लाइक अगर आप चाहें तो रेफरेंस 1 को 2 में, 2 को 3 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गए आपके 3 लॉजिकली ट्रू एक्सप्रेशंस, रेफरेंस 1, 2 and 3, एंड ऑल दीज 3 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन इनटू द अदर, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और रेफरेंस फार्मूला की। रेफरेंस फार्मूला 4 and 5, ये फार्मूला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगर ये कह रहा है कि P और Q अगर है तो उससे आप P को निकाल सकते हैं, P को वो इम्प्लाई करेगा। अगर P और Q है और ये बात सही है तो Q को हम इम्प्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन ही आपको लग रहा है कि अगर P है सही और Q है सही तो फिर P भी सही होगा, अगर P और Q दोनों सही हैं तो Q भी सही होगा। तो इसी को आप कह सकते हैं कि अ कंजंक्शन इम्प्लाइज ईदर ऑफ द प्रपोजिशंस कंजॉइंड। जब दो प्रपोजिशंस कंजॉइंड होते हैं तो वो कंजंक्शन किसी भी उसमें से एक प्रपोजिशन को इम्प्लाई करता है। ये सिंप्लीफिकेशन का ही रूल है। अब रेफरेंस फार्मूला नंबर 6 की बात करें तो ये कहता है P इम्प्लाई P वेज Q। अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है, ये वैसे तो एडिशन है, आप देख सकते हैं, P अगर ट्रू है तो
एनी डिसजंक्शन इज ट्रू ऑफ विच द प्रपोजिशन इज अ नंबर। अगर P ट्रू है तो P के साथ आप कुछ भी ऐड करो, ट्रू या फॉल्स, वो हमेशा ट्रू ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन का रूल है जो कहता है कि अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है तो कोई भी डिसजंक्शन ट्रू होगा जिसका कि वो ट्रू प्रपोजिशन मेंबर होगा। तो रेफरेंस फार्मूला 6 जो है एडिशन के बारे में बात कर रहा है। फिर अगर हम बात करें रेफरेंस फार्मूला नंबर 7 की, तो ये कहता है कि अगर किसी ट्रू प्रपोजिशन को हम 2 बार निगेट कर दें तो हमें वही प्रपोजिशन यानी मूल प्रपोजिशन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द निगेशन साइन इज टू कैंसल इट। किसी भी प्रपोजिशन पे अगर आप 2 बार निगेशन लगा देते हैं तो वो प्रपोजिशन आपको मिल जाता है और वो दोनों निगेशन साइन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसे हम कहते हैं डबल निगेशन। तो टू डिनाई अ निगेटेड प्रपोजिशन इज इक्विवेलेंट टू अफर्मिंग द प्रपोजिशन। किसी भी निगेटिव प्रपोजिशन को, जैसे अगर हम कहें निगेशन पी, और निगेशन पी को हम कहें दिस इज नॉट द केस दैट निगेशन पी, तो इसका मतलब हो जाएगा पी। तो डबल निगेशन का मतलब होता है डबल निगेशन का कैंसिल हो जाना। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं रेफरेंस फार्मूला नंबर 8 एंड 9 की। आप देख पा रहे हैं कि P डॉट क्यू इक्विवेलेंट होता है Q डॉट P के, और P विच Q इक्विवेलेंट होता है Q विच P के। इसे ही हम लोग कम्यूटेटिव लॉज कहते हैं फॉर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। तो पहला वाला कंजंक्शन के लिए और दूसरा वाला डिसजंक्शन के लिए क्या है, क्यूम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेशन के थ्रू ये मिला है। अगले रेफरेंस फार्मूला की बात करें तो 10 और 11 नंबर, ये दोनों ही एसोसिएटिव लॉज फॉर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन है रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए आपको देखना है कि अगर कोई ट्रू प्रपोजिशन है और वो कंजॉइंड है किसी ऐसे कंजॉइंड प्रपोजिशन से या कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन से जिसमें कि 2 प्रपोजिशंस हैं और दोनों ही ट्रू हैं, तो फिर आप उनको क्लब कर सकते हैं। इट मीन्स P डॉट Q डॉट R इक्विवेलेंट होगा P डॉट Q डॉट R के। तो इन कंजॉइंड में से कोई भी इधर जा सकता है। इसका मतलब अगर सारे ट्रू प्रपोजिशंस हैं तो किसी भी 2 प्रपोजिशन को क्लब कर सकते हैं आप एक साथ। और सेम यही बात जो है डिसजंक्शन में भी लागू होती है कि अगर सारे ट्रू प्रपोजिशंस हैं और उनके बीच में डिसजंक्शन का साइन है तो आप किन्हीं भी 2 प्रपोजिशन को क्लब कर सकते हैं और उनको एसोसिएट कर सकते हैं एक साथ। यही है एसोसिएटिव लॉज फॉर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। तो कहीं पर भी अगर P डॉट Q डॉट R या P वेज Q वेज R लिखा हो तो आप उनको P डॉट Q डॉट R और P वेज Q वेज R में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक चीज़ और मतलब यहाँ पर बताने की ज़रूरत है बेसिकली कि ये जो डॉट और वेज का साइन है इनको भी अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, ख़ास तौर से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस में जहाँ पे हम लोग CNF DNF या नॉर्मल फॉर्म्स की बात करते हैं, वो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में काम करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम डॉट और वेज को बूलियन अलजेब्रा में या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो आइए उसके पहले हम लोग रेफरेंस फार्मूला नंबर 12 और 13 की बात कर लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की बात करता है कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लिखे हुए हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए, और आप कंजंक्शन में देख सकते हैं कि अगर किसी ट्रू प्रपोजिशन को कंजंक्ट किया गया हो एक डिसजंक्शन के साथ तो आप उसको एसोसिएट करके उस ट्रू प्रपोजिशन का पहले डिसजंक्ट के साथ कंजंक्शन और फिर उनका डिसजंक्शन उसी प्रपोजिशन के दूसरे डिसजंक्ट के साथ कंजंक्शन कर सकते हैं। मतलब P डॉट Q वेज R विल बी इक्विवेलेंट टू P डॉट Q वेज P डॉट R। ये आपको याद भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है। और उसी तरीके से अगर कहीं पे P वेज Q डॉट R है तो वो बन जाएगा P वेज Q डॉट P वेज R। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बस समझ लेते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको हिंट किया था कि ये जो डॉट का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स के लिए ये स्टैंड करता है। मतलब डॉट का प्रयोग अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए होता है, और वेज का प्रयोग जो होता है वो एडिशन के लिए यानी प्लस के साइन के लिए होता है। तो कहा गया कि रेफरेंस फार्मूला नंबर जो 13 है, 13 यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही
13 नंबर, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसका कोई सिमिलर एनालॉग नहीं है अर्थमेटिक में। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये दो सवाल अलजेब्रा के दिए हुए हैं, a इंटू बी प्लस सी और a प्लस बी इंटू सी। तो a इंटू बी प्लस सी तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है, लेकिन a प्लस बी इंटू सी जो होता है वो बराबर नहीं होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। ठीक है, कैसे? आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लगा के दिखा भी दिया गया है। हम तो पहले जानते हैं कि बॉडमास का रूल काम करता है, और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों के आंसर्स भी देखिएगा काफ़ी अलग हो जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले में अगर मान लीजिए A2 है, B3 है, C4 है, तो A इंटू बी प्लस सी के हिसाब से आप देखेंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। और अगर आप A प्लस बी इंटू सी के हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो ये कहा गया कि सिमिलर एनालॉग जो है वो रेफरेंस फार्मूला नंबर 13 का अर्थमेटिक में नहीं मिलता है, या फिर बूलियन एल्जेब्रा में भी नहीं मिलता है। ठीक है, एल्जेब्रा में भी नहीं मिलता है, अर्थमेटिक में भी नहीं मिलता है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे रेफरेंस फार्मूला नंबर 14 एंड 15 की, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ है। और डी मॉर्गन्स लॉ जो होती है वो डुअलिटी ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन की तरह देखी जाती है। अब ये कहता क्या है? ये कहता है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ जो आप लोग 19 रूल्स में पढ़ते हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि अगर किसी कंजंक्शन का निगेशन है तो वो उन दोनों ही कंजंक्ट्स के जो इंडिविजुअल निगेशंस हैं उनके डिसजंक्शन के बराबर होता है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि अगर किसी डिसजंक्शन का निगेशन है तो वो दोनों ही डिसजंक्ट्स के जो इंडिविजुअल निगेशंस हैं उनके कंजंक्शंस के बराबर होता है। इसी बात को कहा गया कि P डॉट Q, देखिए यहाँ से साइन हटा दिया गया है, और अगर यहाँ पे पहले से एक एक साइन लगा है तो अगर एक निगेशन लगा देंगे तो फिर वे इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्योंकि डबल निगेशन का इफेक्ट काम करेगा। तो सिंपली इसको कहा गया कि P डॉट Q जो होता है वो बराबर नहीं होता है। दिस इज नॉट द केस दैट ईदर नॉट P और नॉट Q, ऐसे बोला गया, या P विच Q इज इक्विवेलेंट टू, इट इज़ नॉट द केस दैट निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये डिमॉर्गन्स का लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो P डॉट Q को आप निगेशन और फिर ब्रैकेट में निगेशन P विच निगेशन Q इसकी तरह, और फिर P विच Q को आप निगेशन और फिर ब्रैकेट में निगेशन P डॉट निगेशन Q की तरह लिख सकते हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशंस बराबर हैं और सेम ही बात को क्लेम कर रहे हैं। तो आइए रेफरेंस फार्मूला नंबर 16 की बात कर लेते हैं। रेफरेंस फार्मूला नंबर जो 16 है उसे हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन और ट्रांसपोजिशन। और कंट्रापोजिशन या ट्रांसपोजिशन में क्या हो रहा है कि अगर कोई इम्प्लीकेशन है तो उसमें लाइक इन एनी इम्प्लीकेशन वी में इंटरचेंज antecedent and consequent provided that we negate them both। so अगर ये एक implication है कि P imply Q, तो हम उसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं दोनों के जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट्स हैं उनके पोजीशंस को चेंज करके उनके निगेशन के साथ। तो P imply Q विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन Q imply निगेशन P। देख रहे हैं आप, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अपने पोजीशंस चेंज कर दिए हैं लेकिन निगेशन के साथ आ रहे हैं। और फिर रेफरेंस फार्मूला नंबर 17 जो है वो इम्प्लीकेशन का ही है, मटेरियल इम्प्लीकेशन का फार्मूला है, जो कहता है कि P imply Q इक्विवेलेंट होगा निगेशन P विच Q के। ये बात आप पहले भी जानते हैं, प्रपोजिशनल कैलकुलस पढ़ते समय भी ट्रूथ टेबल बना के भी जानते हैं, पैराडॉक्स ऑफ इम्प्लीकेशंस के थ्रू भी हम लोगों ने देखा था, और भी बहुत बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं कि क्यों P imply Q जो है निगेशन P विच Q के होता है। आप इनका मैट्रिक्स नंबर निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट, और ये आपको याद भी है। अब रेफरेंस फार्मूला नंबर 18 की बात कर लेते हैं। यही जो मटेरियल इम्प्लीकेशन है 17 फार्मूला में, उसी का एक और डेफिनेशन है मटेरियल इम्प्लीकेशन का, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं P imply Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P डॉट निगेशन Q। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि P imply Q बराबर है कि या तो P गलत है या Q सही है, इसी बात को आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि P सही है और Q गलत है। तो दोनों की जो लॉजिकल वैल्यू है वो बराबर है, दोनों का सेंस एक ही है, बस कहने का एक्सप्रेशन अलग है। आप या तो कहिए कि ईदर P इज़ फॉल्स और Q इज़ ट्रू,
या फिर आप कहिए कि दिस इज़ नॉट द केस दैट पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, तो दोनों बातें सेम ही हैं। तो मटेरियल इम्प्लीकेशन के लिए आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं। ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको डीएनएफ बनाना है तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगे, अगर आपको सीएनएफ बनाना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, उस हिसाब से आप इन मटेरियल इम्प्लीकेशन के फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजंक्शन साइन आ जा रहा है और यहाँ पे डिसजंक्शन साइन आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको डीएनएफ में जाना है तो आप इस वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे और सीएनएफ में जाना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रेफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। दो फार्मूला हमारे पास बचे हुए हैं। 19 नंबर जिसे हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी इसी को आप हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की तरह भी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है, ये कह रहा है कि अगर पी इम्प्लाई क्यू, मतलब कि पी इम्प्लाई क्यू और क्यू इम्प्लाई आर, ये दोनों अगर कंजंक्शन है तो ये इम्प्लाई करेंगे पी इम्प्लाई आर को। तो पी इम्प्लाई क्यू एंड क्यू इम्प्लाई आर इम्प्लाइज पी इम्प्लाई आर। ठीक है, ये है आपका हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और रेफरेंस फार्मूला 20 लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं द रूल ऑफ डिटैचमेंट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पोनेंडो पोनेंस का रूल। ये क्या कह रहा है कि अगर पी, ये आप देख सकते हैं पी इम्प्लाई क्यू और पी ये दोनों हैं तो क्यू है। मतलब पी इम्प्लाई क्यू कहा गया कि इफ़ पी देन क्यू, एंड कहा गया कि पी, तो इससे क्या निकला देन देयरफॉर क्यू। तो आपको ये पता है कि ये कौन से रूल में होता है। अगर आप लोग 19 रूल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें फॉलो करने की कोशिश करिए तो ये क्या कह रहा है कि पी इम्प्लाई करता है क्यू को, और क्योंकि प्रेमिसेस तो कंजंक्शन के फॉर्म में होते हैं तो और कह रहे हैं कि और पी, तो इससे क्या निकलता है क्यू। तो ये कौन सा रूल होता है हमारा, ये मॉडस पोनेंस का रूल होता है। और इसी को रेफरेंस फार्मूला में हम लोग पोनेंडो पोनेंस कह रहे हैं कि अगर पी इम्प्लाई क्यू और पी ये दोनों सही हैं तो क्यू भी सही है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 20 रेफरेंस फार्मूला जो कि आपको डिसीजन प्रोसीजर या नॉर्मल फॉर्म से पहले पढ़ना होता है, और इन्हीं के आधार पे हम लोग इक्विवेलेंसेस को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि लॉजिकली एक जो ट्रू एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब भी हम लोग बात करते हैं सीएनएफ या डीएनएफ में कन्वर्ट करने की, या किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की। तो इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है रेफरेंस फार्मूला, और रेफरेंस फार्मूला आपने सीख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ फार्मूला, और आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा और फिर इनका यूज़ करिएगा बारी बारी से। तो आई होप कि इट विल मेक सम सेंस एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।